हफीज मलिक भी मेराज के गांव का ही रहने वाला था। वो कई साल पहले बाहर चला गया था। इसकी बीवी हलीमा और मरियम एक ही गांव की थीं, फिर एक ही गांव ब्याही गईं। शादी के चंद साल बाद हलीमा भी मैनचेस्टर हफीज मलिक के पास चली गई। हारिस मलिक उन दोनों की इकलौती औलाद है। चंद साल पहले हफीज मलिक का इंतकाल हो गया था। मैनचेस्टर में रहते हुए भी हफीज ने मेराज के से ताल्लुक नहीं तोड़ा। वो साल में एक आध चक्कर पाकिस्तान का जरूर लगाता था। साल पहले हारिस अपनी मां हलीमा के साथ मेराज के आया हुआ था। शादी की एक तकरीब के दौरान हारिस और आशाल ने एक दूसरे को देखा और दिल दे बैठे। हलीमा भी अपने बेटे के लिए किसी पाकिस्तानी लड़की की तलाश में थी। इसने इस सिलसिले में अपनी सहेली मरियम से बात की। मरियम ने भी अशल का ही नाम लिया था। हकीम साहिब ने अशल के लिए किसी और लड़के को पसंद कर रखा था। अशल ने हकीम साहिब से दरख्वास्त की थी कि वो हारिस को पसंद करती है, आप उसके हक में फैसला कर दें। इसी तरह हारिस और अशल का रिश्ता तय पाया था। मरियम, तुमने बड़ा अच्छा रिश्ता करवाया है। मैं तो बहुत परेशान थी हारिस के रिश्ते को लेकर। मलिक साहिब की डेथ के बाद तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। हलीमा अपनी सहेली मरियम से गुपशप लगा रही थी। वो थोड़ी देर पहले ही गुजरावाला से शॉपिंग करके लूटे थे। मोमिना आम काट रही थी और हारिस अपने मोबाइल पर मसरूफ था। अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं हकीम साहिब से अशल का हाथ उसके लिए मांग लेती। आंटी, फिर मेरा क्या होता? वो हारिस ने मोबाइल से तवज्जो हटाकर जल्दी से कह दिया। ये भी तो तुम्हारा ही बेटा है। हलीमा ने अपने बेटे की तरफ ममता भरी निगाह डाली थी। इसीलिए तो चांद सी लड़की ढूंढ कर दी है। आंटी जी, अब ही उम्मी जी को कुछ समझाएं, कभी मेरी तारीफ भी कर दिया करें। मोमिना ने कटे हुए आमों की ट्रे अपनी माँ और आंटी के सामने मेज पर रखते हुए गीला किया और खुद किचन में हाथ धोने चली गई। आ जाओ हारिस बेटा, मरियम बीबी ने हारिस को आमों की सिला मारी। हलीमा ये बात सुनकर हंस दी, जबकि मरियम बीबी ने सुनी अनसुनी कर दी थी। मरियम क्यों नहीं करती हमारी गुड़िया की तारीफ? हलीमा ने आम खाने से पहले ही कह दिया। आम पार्टी के बाद हारिस बाहर निकल गया। अब मोमिना किचन में बर्तन धो रही थी। मरियम बीबी और हलीमा सोफे पर साथ बैठी हुई थीं। मरियम, एक बात तो बताओ, अशल देखने में खूबसूरत है। अच्छा, मैंने तो इसे ज्यादा बात करते नहीं देखा, इसलिए दिल में ख्याल आया। तुमने इसे हमेशा हकीम साहिब के सामने देखा है, वो उनसे बहुत डरती है। भला हकीम साहिब को यहाँ आए हुए कितने साल हो गए हैं? हलीमा ने पूछा। कोई 24-25 साल हो चुके हैं। इन सालों में इस इलाके में जो इज्जत हकीम साहिब ने कमाई है, वो इलाके के बड़े बड़े चौधरियों को भी नसीब नहीं। हकीम साहिब की लोग बड़ी हया करते हैं। इस सारे इलाके में बड़े बड़े फैसलों में लोग हकीम साहिब को बुलाते हैं। सच कहो तो मास्टर साहिब के गुजर जाने के बाद अल्लाह के बाद हकीम साहिब का ही आसरा था। चौधरी शमशाद और शमून, वो नहीं पूछते, उनकी भली पूछी। शमून की यारी ही नहीं मान और लाला जी की कबूतरबाजी। वो दोनों बाप बेटा जमीन की कमाई बैठकर खा रहे हैं। तुम्हारी जमीन की भी नहीं। अब नहीं, शमून ने सड़क के साथ से 5 एकड़ जमीन बेच दी थी। लाला जी बड़े गिरजे माहम कहने लगी, ताया अबू अब सब की जमीन तकसीम कर दे। लाला जी को पता नहीं क्या सूझी, अगले दिन ही सब के नाम पर अलग अलग रजिस्ट्री इंतकाल करवा दिया था। अब 5 मुरब्बे माहम के नाम पर हैं और 5 ही मोमिना के नाम पर। तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं? हलीमा हैरत से बोली। मेरे नाम से मेरी 2 बेटियां जो हैं। मरियम बीबी ने ममता भरी निगाह मोमिना पर डाली, जो पांव समेटे हुए सोफे पर बैठी हुई अपनी माँ और आंटी की बातें सुन रही थी। अल्लाह का शुक्र है तुमने अपनी बेटियों का आने वाला कल तो महफूज कर लिया। मोमिना अपनी आंटी के अंदाज पर हंसते हुए बोली। आंटी, मुस्तकबिल छोड़ें, कल की सोचें, कल निकाह है। अगले दिन हसब मामूल मुजम्मिल ने फजर की नमाज पढ़ी। मस्जिद की सीढ़ियां उतरते हुए इसने एक नजर वाला दीदार किया। माहम के चेहरे पर परेशानी थी। इस वजह से मुजम्मिल भी बेचैन हो गया। वो फैक्ट्री जाने की बजाय गाड़ी में आकर बैठ गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके लाहौर की तरफ सफर करने लगा। गंदुम की कटाई के बाद खेत वीरान थे। दूर दूर तक खेतों में हरियाली का नामो निशान न था। इसने पिछले 6 माह में माहम के चेहरे पर ऐसी परेशानी नहीं देखी थी। मुजम्मिल ने बैक व्यू मिरर में देखा। इसे माहम का इस्तिराबी चेहरा नजर आया। आज इसे माहम का चेहरा ड्राई फ्रूट की तरह लगा था। मुजम्मिल बेग खुद भी ड्राई फ्रूट ही की तरह था, तवानाई से भरपूर मगर खुश्क।
तवानाई उसके जज्बों और सोच में थी, और खुश्की इसके मिजाज का हिस्सा। वो बदअखलाक नहीं था, कोई ऐसा खुश अखलाक भी नहीं था। वो सोचों के साथ साथ सफ़र करता हुआ मॉडल टाउन अपने घर पहुंच गया, फिर दादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। दादी के कमरे के बाहर दस्तक दी, इजाज़त मिलने के बाद अंदर चला गया और जाते ही दादी को देखकर बोला, आप ये सोच रही होंगी मैं आज फैक्ट्री क्यों नहीं गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपको पूछना चाहिए ना, इसने कुछ उलझे हुए कहा। दादी को तशवीश हुई उसकी बेचैनी देखकर। उधर आओ, मेरे पास यहाँ बैठो। दादी ने मुजम्मिल को अपने पास बिठा लिया और उसके माथे पर हाथ रखा जो बुखार से तप रहा था। आप अभी तक मेराज के नहीं गईं? इसने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। दादी ने बाज़ला को बुलाया और कहा डॉक्टर को फ़ोन करे। बाज़ला मुजम्मिल को इसके कमरे में ले गई। बाज़ला ने आकर बताया, बेगम साहिबा, डॉक्टर ने कहा है थकावट की वजह से बुखार है, दवाई में नींद की गोली भी डाल दी है, रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। परेशानी की तो कोई बात नहीं, तुम कब तक डॉक्टर बनूगी? अब मुमताज़ बेगम ने दो अलग अलग बातें एक साथ पूछ ले। बाज़ला सुनकर हंस पड़ी और मुमताज़ बेगम को तसल्ली देते हुए बोली, बेगम साहिबा घबराएं मत, मुजम्मिल भाई बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी जल्द ही डॉक्टर बन जाऊंगी। बाज़ला ने बड़ी बूढ़ी औरत की तरह तसल्ली दी और कमरे से निकल आई। मुजम्मिल सारा दिन सोता रहा। असर के बाद वो उठा तो घर वाले तैयार हो रहे थे। मुमताज़ बेगम ने अपने साथ जाने के लिए सबको तैयार कर लिया था। मुजम्मिल अपने कमरे से नीचे लाउंज में आया तो मुमताज़ बेगम तैयार बैठी थीं, अपनी पूरी टीम के साथ। बाज़ला का इंतज़ार हो रहा था। मुमताज़ बेगम ने मुजम्मिल को देखा तो उनकी परेशानी दूर हो गई। दादो, मैं ठीक हूँ, आप लोग जा क्यों नहीं रहे? मुजम्मिल मुस्कुराते हुए बोला। आपकी लाडली का इंतज़ार हो रहा है, बल्कीस ने बड़े अंदाज से कहा। मुजम्मिल ने गौर से बल्कीस के चेहरे को देखा जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। वो आगे बढ़ा, उसके कानों में दादी के अल्फाज गूंजे, मैं छोटे साहिब को अपना दूध पिला दूं। वो बल्कीस के गिले लग गया। बीनिश और बासित दम बखुद हैरत में मुब्तला थे। मुजम्मिल बाज़ला के अलावा बल्कीस, बासित बीनिश से कोई भी फालतू बात नहीं करता था, कभी उनके पास नहीं बैठा। आज वो बल्कीस के गिले लग गया था। बल्कीस और मुमताज़ बेगम की आंखों में आंसू इमड़ आए थे। बीनिश और बासित अब भी शशदर थे। ये जज्बाती सीन और लंबा चलता अगर बाज़ला आकर किट ना कर देती। मुजम्मिल भाई, आप उधर हो, मैं आपके कमरे में खाना लेकर गई थी, बाज़ला ने बेख्याली में कह दिया। जब इसने मुजम्मिल को अपनी माँ के गिले से अलग होते देखा तो जुबान पर होंठों से ब्रेक लगाई। मुजम्मिल बगैर कुछ बोले अपने रूम में चला गया। बल्कीस ने सवालिया नज़रों से मुमताज़ बेगम को देखा, उन्होंने सर को इस बात में हिलाया। बल्कीस सारी बात समझ गई। इसने अपने खामोश आंसू साफ किए और अपनी बहू और बेटे की तरफ देखने लगी। बाज़ला को भी कुछ समझ नहीं आया था। खाने वाली ट्रे इसके हाथों में थी। वो खाने की ट्रे उठाए हुए फिर से मुजम्मिल के रूम की तरफ चल दी। मुजम्मिल के कमरे का दरवाज़ा खुला था। मुजम्मिल लान की तरफ खिलने वाली खिड़की में खड़ा था। बाज़ला ने खाने की ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखी और खुद मुजम्मिल के पीछे खड़ी होकर बोली, भाई खाना खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैंगो मिल्क शेक और फ्रूट चाट बनाकर आपकी फ्रिज में रख दी है, कुछ और चाहिए तो बता दें। बाज़ला टीवी रिपोर्टर की तरह तेज तेज बोल रही थी। मुजम्मिल पलटा और गौर से बाज़ला को देखा। इसके पास गया और शफकत से इसके सर पर हाथ रखा। और कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। बाज़ला चल पड़ी। अभी इसने 2-4 कदमों की मुसाफत तय की होगी। मुजम्मिल की आवाज़ ने इसके कदम रोक लिए। रुको बाज़ला। मुजम्मिल चलता हुआ एक बार फिर से बाज़ला के सामने इकेड़ा हुआ। इसने इंतहाई अपनाइत से बाज़ला की पेशानी चूम ली, फिर हाथ के इशारे से जाने को कह दिया। बाज़ला रूम से बाहर निकल आई थी। वो कॉरिडोर से चलती हुई नीचे लाउंज में जाती हुई सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। वो शश व पंज में मुब्तला थी। वो तमाम तहरीफों और तावीलों के साथ भी ये गुत्थी सिलझा नहीं पाई। पहले मुजम्मिल इसकी माँ के गिले लगा, फिर इस पर मोहब्बत और शफकत की बारिश कर दी। मुजम्मिल इसको छोटी बहनों ही की तरह से शुरू से प्यार करता आया है। आज इसकी मोहब्बत कुछ मुख्तलिफ सी थी। बाज़ला अभी जाओ, बीनिश की आवाज़ इसके कानों में पड़ी। इसने देखा वो लाउंज में अकेली ही खड़ी थी।
बाकी सब गाड़ी में बैठ चुके थे। मॉडल टाउन से मेराज के का सफर बासित और बीनिश ने अखियों में बातें करते हुए काटा। पिछली सीट पर मुमताज बेगम सोच रही थी आकिल अंसारी का कैसे सामना करूंगी। बल्कीस को लगा आज उसकी मोहब्बत का समर मिल गया। बाज़ला ये सोच रही थी कि मुजम्मिल भाई आज इतने जज्बाती कैसे हो गए। वो मुजम्मिल को जज्बात से मावरा शख्स समझती थी। इसका सोचना एक हद तक ठीक भी था। जो भी था जैसे भी था, बाज़ला आज खुश बहुत थी।